का स्वागत है मेरे इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है मिस्टर मैक और आप देख रहे हैं 11th क्लास माइक्रो इकोनॉमिक्स चैप्टर 6। इससे पहले की वीडियो ऑलरेडी अपलोडेड है, आप जाके प्लेलिस्ट में देख सकते हैं। माइक्रो इकोनॉमिक्स की प्लेलिस्ट होगी 11th क्लास की, तो वहाँ पर आप चेक कर सकते हैं। बाकी की चीज़ें जो है मैं ऑलरेडी अपलोड कर रहा हूँ, जैसे जैसे पॉइंट्स आपको मिलते जाएंगे आपको मैं इम्पॉर्टेंट चीज़ें डिस्कस करता जाऊँगा। और अगर आप 11th में बिज़नेस स्टडीज़ में भी अगर आपको कोई प्रॉब्लम है तो उसकी भी प्लेलिस्ट ऑलरेडी मैंने अपलोड कर दी है, आप वहाँ जाकर चीज़ों को देख सकते हैं और अपने हिसाब से जो है चीज़ों को पढ़ सकते हैं। बहुत इजी लैंग्वेज में लिखा है और आपको कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। तो चलिए शुरू करते हैं। आज का जो चैप्टर है वो कॉस्ट के बिहाफ पे है। हम कहते हैं कॉस्ट होता क्या है। अगर मैं बात करूँ कॉस्ट की तो कह रहा है कॉस्ट मीन द सम टोटल ऑफ एक्चुअल एक्सपेंडिचर ऑन इनपुट यानी एक्सप्लिसिट कॉस्ट एंड इम्प्यूटेड वैल्यू ऑफ इनपुट सप्लाई बाय द ऑनर। कहने का मतलब कह रहा है कि कॉस्ट का मतलब है टोटल एक्चुअल एक्सपेंडिचर जो आया है इनपुट से। कहने का मतलब इनपुट का मतलब क्या होता है पहले आप समझिए। इनपुट का मतलब होता है कि किसी भी सामान को बनने के लिए जो भी रॉ मटेरियल होता है उसको इनपुट कहते हैं। और वो इनपुट आपका एक्सप्लिसिट के रिगार्डिंग भी हो सकता है, इम्प्लिसिट के रिगार्डिंग भी होता है। कहने का मतलब जो प्रोडक्शन में पार्टिसिपेट करते हैं यानी वो सारी चीज़ें जिनसे प्रोडक्शन किया जाता है वो सभी इनपुट होते हैं। ठीक है, तो जैसे मैंने आपको एक एग्जांपल दिया था रॉ मटेरियल, क्योंकि रॉ मटेरियल जो है वो एज अ इनपुट ही होता है और उससे जो है आप सामान बना लेते हैं और जब सामान बन जाता है तो उसको आउटपुट कहते हैं। तो इनपुट का मतलब वो जो अभी तक सामान बनकर रेडी नहीं हुआ है और आउटपुट मतलब जो सामान बन के रेडी हो गया है। तो कहने का मतलब ये है कि टोटल खर्चा जो आया इनपुट को, तो उस टोटल खर्चे को जो है हम एज अ कॉस्ट डिक्लेयर कर देते हैं। ठीक है, तो इनपुट पे जो भी खर्चा आएगा चाहे वो एक्सप्लिसिट के रिगार्डिंग कॉस्ट हो या इम्प्लिसिट के रिगार्डिंग हो, आप आराम से इस चीज़ को देख सकते हैं। अब मैं बात करता हूँ कि इसमें आपने अभी देखा कि कॉस्ट क्या होता है, सिंपल सा मतलब आपने समझा। अब सिंपल ये भी आपको समझना ज़रूरी है कि सर ये एक्सप्लिसिट कॉस्ट क्या होता है और इम्प्लिसिट कॉस्ट क्या होता है। तो एक्सप्लिसिट कॉस्ट का मतलब होता है जब आप किसी सामने वाले को पेमेंट करते हो। कहने का मतलब है कि जब आप सामने वाले को कोई पेमेंट करते हो इनपुट का या और भी किसी चीज़ का, तो उसको एक्सप्लिसिट कॉस्ट कहते हैं। और इम्प्लिसिट कॉस्ट में हम सामने वाले को पेमेंट नहीं करते, खर्चा तो हुआ लेकिन हमने सामने वाले को पेमेंट नहीं किया। आपको मैं एक एग्जांपल बता देता हूँ ताकि आप इस चीज़ को समझें। जैसे कि अगर मैंने कोई भी जगह रेंट पे ली है तो ओबियसली रेंट पे ली है तो सामने वाले को रेंट दूंगा, तो वो हो गया एक्सप्लिसिट कॉस्ट कि मैंने सामने वाले को पेमेंट किया रेंट। अब वही अगर बिल्डिंग मेरी खुद की है तो क्या मैं खुद को रेंट दूंगा? नहीं, लेकिन अकाउंटेंसी में हमें कॉस्ट को तो दिखाना पड़ेगा। ये तो नहीं बोलना पड़ेगा कि खर्चा नहीं हुआ, क्योंकि अगर मैं वही जगह कहीं और लेता तो मुझे रेंट देना पड़ता। तो सरकार के रिगार्डिंग ये भी होता है कि देखिए आप अपना कॉस्ट दिखाइए लेकिन इस कॉस्ट को हम इम्प्लिसिट कॉस्ट कहेंगे, यानी ऐसा खर्चा जिसके बदले आपने किसी सामने वाले को कोई पेमेंट नहीं की हो तो उसको इम्प्लिसिट कॉस्ट कहते हैं। तो यहाँ पर मेंशन भी हो रखा है कि ऑनर्स इंक्लूडिंग नॉर्मल प्रॉफिट। कहने का मतलब एग्जांपल इंटरेस्ट ऑन ओन कैपिटल, रेंट ऑफ ओन लैंड, सैलरी फॉर द सर्विस ऑफ एंटरप्रेन्योर, ये सभी खुद के ही बारे में बात कर रहा है जिसके बदले सामने वाले को कोई पेमेंट नहीं करना पड़ता। ये डिफरेंस है। अब आप इस डिफरेंस को आराम से पढ़ सकते हैं। ठीक है, और बहुत इजी लिखा हुआ है तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं, क्योंकि मैंने आपको अंडरस्टैंडिंग में सारी चीज़ें बता दी। फंक्शन आपसे नहीं पूछता तो आप इसे इग्नोर कर सकते हो। यस, अपॉर्चुनिटी कॉस्ट क्या होता है? अपॉर्चुनिटी कॉस्ट इज़ द कॉस्ट ऑफ नेक्स्ट बेस्ट अल्टरनेटिव फॉर गेन। कहने का मतलब ये है, एक एग्जांपल लिखा हुआ है, आप एग्जांपल से थोड़ा समझ जाएंगे। क्या फार्मर कैन प्रोड्यूस 50 क्विंटल ऑफ राइस और 40 क्विंटल ऑफ wheat on his land with the given resources. If he choose to produce rice, then he will have to forgive opportunity of producing 40 क्विंटल of wheat.
तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब ये होता है कि बेस्ट अल्टरनेटिव क्या है। जैसे यहाँ पर भी एग्जांपल है कि उसको 50 क्विंटल राइस भी, यानी उसके पास एक फार्मर के पास जगह है जहाँ वो 50 क्विंटल जो है राइस ग्रो करता है और 40 क्विंटल जो है वो वीट जो है वो प्रोड्यूस करता है। ठीक है, अब उसके पास ये चॉइस आ जाती है, कि अगर उसको पूरा का पूरा राइस ही ग्रो करना है, कहीं ना कहीं उसे वीट की जो क्वांटिटी है 40 क्विंटल उसको क्या करना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा। ठीक है, तो अपॉर्चुनिटी कॉस्ट का मतलब यही होता है कि आप एक बेस्ट अल्टरनेटिव के रिगार्डिंग दूसरे को जो आप सैक्रिफाइस कर रहे हो उसी को अपॉर्चुनिटी कॉस्ट कहते हैं। ठीक है, चलिए बढ़िया। नेक्स्ट है आपका कि कॉस्ट कितने टाइप का होता है। ठीक है, तो एक सेकेंड आप रुकिए, इसको मैं थोड़ा चार्ज में लगा दूं। यस, हेलो हेलो, आवाज़ आ रही होगी। यस, गुड। तो कहने का मतलब है कि अब आपको पढ़ना है टॉपिक व्हाट इज़ द फिक्स्ड कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट क्या होता है, ठीक है, और वेरिएबल कॉस्ट क्या होता है। तो अभी हमने पढ़ा कि जो कॉस्ट है वो दो टाइप के होते हैं, एक्सप्लिसिट कॉस्ट और इम्प्लिसिट कॉस्ट। अगर आपको याद हो ये रहा, तो आपके जो फिक्स एंड वेरिएबल जो होते हैं वो एक्सप्लिसिट कॉस्ट के होते हैं। इम्प्लिसिट कॉस्ट को हम पढ़ते ही नहीं हैं और ना ही हमारे सिलेबस में है, बस हमें बता दिया है कि इम्प्लिसिट कॉस्ट क्या होता है। ठीक है, तो हम जो भी पढ़ रहे हैं आगे जो भी एक्सपेंस आएंगे वो सारे एक्सप्लिसिट कॉस्ट है। तो कहने का मतलब ये है कि यहाँ पर लिखा है कि कॉस्ट को हमने जो है दो पार्ट्स में डिवाइड कर रखा है, एक है फिक्स कॉस्ट और एक है वेरिएबल कॉस्ट। लीजिए जी, फिक्स कॉस्ट के बारे में पढ़ते हैं। फिक्स कॉस्ट का डायग्राम आप देख लीजिए, ये डायग्राम है और यहाँ देखेंगे कि ये जो फिक्स कॉस्ट एक सीधी लाइन जा रही है जो कि एक्स एक्सिस से पैरेलल है। तो कहीं ना कहीं एक चीज़ तो हमें ये पता चल गई कि आप जो है, अगर आपसे पूछे कि सर ये फ़िक्स कॉस्ट होता क्या है, तो मैं कहूँगा कि भाई साहब फ़िक्स कॉस्ट वो कॉस्ट होता है जो कि आउटपुट के साथ बदलता नहीं है, वो वैसे का वैसा ही रहता है। कहने का मतलब ये है फ़िक्स कॉस्ट, ठीक है, ये रहा यहाँ लिखा हुआ है, फ़िक्स कॉस्ट रिमेन द सेम वेदर द आउटपुट इज़ लार्ज, स्मॉल एंड इवन ज़ीरो। तो एक चीज़ तो हमें कन्फर्म हो गई कि फ़िक्स्ड कॉस्ट वो कॉस्ट होता है जो प्रोडक्शन के साथ ना ही वो घटता है ना ही वो बढ़ता है। कहने का मतलब वो फिक्स ही रहता है। कह रहे सर ये मतलब समझ नहीं आया, थोड़ा एक एग्ज़ाम्पल दीजिए ताकि ये और क्लियर हो सके। तो मैं अगर आपको एग्ज़ाम्पल दूं तो आप कहेंगे, मान के चलिए आप एक नया बिज़नेस शुरू करना चाहते हैं और नया बिज़नेस शुरू करने के लिए आपको कहीं ना कहीं एक जगह की ज़रूरत होगी। आपने एक जगह जो है 100 गज का एज अ रेंट पे ले लिया। अब आप रेंट पे जब लेंगे तो अब आप कह रहे हो कि मैं अगले महीने से प्रोडक्शन करूँगा। तो मेरा कहने का मतलब ये है कि मकान मालिक आपसे ये थोड़ी कहेगा कि अच्छा ठीक है आप अगले महीने से प्रोडक्शन करेंगे तो मैं रेंट भी अगले महीने से लूँगा। अगर आपने आज ही उस जगह को रेंट पे लिया है तो आपको रेंट उसी समय देना पड़ेगा, चाहे आप उसमें प्रोडक्शन करें या ना करें। तो अब आप क्लियर हो गया होगा कि भाई फ़िक्स कॉस्ट का प्रोडक्शन से कोई लेना देना नहीं है, वो फिक्स ही रहता है, चाहे आप एक प्रोडक्शन करो, चाहे आप 2 करो या 200 करो या आप 0 करो। तो यही देखिए यहाँ पे पॉइंट लिखा हुआ है कि देखिए आउटपुट जो है वो 1 2 3 4 5 है, लेकिन आप टोटल फिक्स कॉस्ट देखिए सेम ही है 12। और इसीलिए अगर आप इसका डायग्राम भी देखेंगे तो सीधी एक लाइन जा रही है जो कि TFC से रिलेटेड है। नेक्स्ट जो है आपका वो है वेरिएबल कॉस्ट। तो वेरिएबल कॉस्ट एंड टोटल वेरिएबल कॉस्ट का मतलब क्या है, तो वही टोटल वेरिएबल एंड वेरिएबल कॉस्ट आर सेम। ठीक है, तो वेरिएबल क्या है, तो भाई अगर आपको मैंने अभी फिक्स कॉस्ट बताया है इसका जस्ट अपोजिट। कहने का मतलब वेरिएबल कॉस्ट वो कॉस्ट होता है जो प्रोडक्शन के साथ घटता बढ़ता रहता है। ठीक है ना, तो कहने का मतलब अगर प्रोडक्शन ज़्यादा होगा तो वेरिएबल कॉस्ट भी बढ़ेगा एंड प्रोडक्शन कम होगा तो वेरिएबल कॉस्ट भी कम होगा।
और अगर प्रोडक्शन ज़ीरो है तो वेरिएबल कॉस्ट ज़ीरो होगा। तो आप यहाँ देखिए, मैंने यहाँ शेड्यूल टेबल में लिखा है कि देखिए आउटपुट ज़ीरो था तो टीवीसी भी ज़ीरो है। उसके बाद अगर आपका 1 यूनिट प्रोड्यूस हुआ तो टीवीसी आपका 6 हो गया, ऐसे 2 यूनिट हुआ तो 10 हो गया, 3 हुआ तो 15। तो आप जैसे देख रहे हैं कि जैसे जैसे आपका आउटपुट जो है इंक्रीज़ हो रहा है तो आपका टीवीसी भी जो है वो क्या हो रहा है, इंक्रीज़ हो रहा है। ठीक है, तो इस तरीके का जो आपका एक्सपेंस होता है उसको टोटल वेरिएबल कॉस्ट कहते हैं। और अगर मैं बात कर लूँ इसके कर्व की, तो कर्व की देखिए ज़ीरो से शुरू हो रहा है और ये सीधी लाइन जो है ऊपर की तरफ जा रहा है, जो कि ये शो कर रहा है कि जैसे जैसे आप प्रोडक्शन को बढ़ाएंगे आपका कॉस्ट भी बढ़ता जाएगा। तो टोटल कॉस्ट, तो भाई टोटल कॉस्ट का मतलब होता है जब आप टोटल फिक्स कॉस्ट और टोटल वेरिएबल कॉस्ट को जोड़ देते हैं तो आपका जो है क्या बन जाता है, टोटल कॉस्ट बन जाता है। तो एक चीज़ हमें क्लियर हो गई, टीसी मतलब टोटल कॉस्ट, तो टीसी इक्वल्स टू है टीएफसी प्लस टीवीसी। ठीक है, यानी टोटल वेरिएबल कॉस्ट और टोटल फिक्स कॉस्ट इसको आपस में जोड़ देंगे तो टोटल कॉस्ट आ जाएगा। जैसे आप देखिए ज़ीरो आउटपुट पे टोटल फिक्स कॉस्ट 12 है और वेरिएबल ज़ीरो है, तो 12 प्लस ज़ीरो कितना हो गया, 12। 12 प्लस 6 कितना हो गया, 18। तो कहने का मतलब खर्चा जो है चाहे वो फिक्स कॉस्ट हो वेरिएबल हो, दोनों को जब हम जोड़ देते हैं तो ये जोड़ करके जो एक्सपेंस निकल कर आता है उसको बोलते हैं टोटल कॉस्ट। और इसका डायग्राम देख लीजिए, फिक्स कॉस्ट सीधा है और आपका टोटल वेरिएबल कॉस्ट ज़ीरो से शुरू हो रहा है, लेकिन जो टीसी शुरू हो रहा है वो टीसी जो है आपका टीएफसी के लाइन से शुरू हो रहा है। तो एक क्वेश्चन ये भी आता है कि क्या टीसी ज़ीरो से शुरू होता है, तो हम कह सकते हैं ज़ीरो से शुरू होता है, लेकिन अगर मैं बात करूं तो वो टीएफसी से शुरू हो रहा है। ठीक है ना, आफ्टर टीए, ये जो टीएफसी देख रहे हैं ना यहाँ से आपका ये शुरू होता है, ज़ीरो से शुरू नहीं होता, क्योंकि ज़ीरो लेवल पे जो कॉस्ट होता है वो टीएफसी होता है और ओबियसली टीएफसी ही एक द टोटल कॉस्ट है, तो ये भी हम मान लेते हैं। तो जो आपको मैंने इतनी कहानी सुनाई है कि व्हाट इज़ द वेरिएबल कॉस्ट एंड व्हाट इज़ द फिक्स कॉस्ट, तो ये उसके बीच डिफरेंस है और ये एग्ज़ाम में आता है। तो इसके कोई भी 3 से 4 पॉइंट जो है आप पढ़ सकते हैं, बेशक आप इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। ठीक है, पहला तो मीनिंग है, तो मीनिंग में अगर आप देखेंगे तो मीनिंग में बोल रहा है कि टोटल वेरिएबल कॉस्ट रेफर टू दोज कॉस्ट विच वरी डायरेक्टली विद द लेवल ऑफ आउटपुट, जो कि आउटपुट से डायरेक्ट जो है वरी करता है। जैसे जैसे आउटपुट बढ़ेगा वेरिएबल कॉस्ट भी बढ़ेगा, जैसे जैसे कॉस्ट कम हो मतलब आउटपुट कम होगा तो वेरिएबल कॉस्ट भी कम होगा, इसके बारे में हम। और टोटल फिक्स कॉस्ट का मतलब ये है कि नॉट वरी डायरेक्ट विद द लेवल ऑफ आउटपुट, इसका आउटपुट से कोई लेना देना ही नहीं है। ठीक है, और यहाँ देखो ये कह रहा है इट कैन बी चेंज इन शॉर्ट रन एंड इट कैन नॉट बी चेंज इन द शॉर्ट रन, इट इज़ ज़ीरो व्हेन देयर इज़ अ नो प्रोडक्शन एंड इट कैन नेवर बी ज़ीरो। तो ये 3 पॉइंट तो आपको ऐसे ही मिल गए, चौथा इनमें से कोई भी आप एक एग्जाम्पल ही ले लेना तो 4 पॉइंट्स आपके क्लियर हो जाएंगे, जो कि एग्ज़ाम के लिए बेस्ट रहेंगे। ओके चलिए, ये भी पॉइंट मैंने आपको बता दिए हैं। अब यस, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहाँ लिखा है रिलेशन बिटवीन टीसी, टीएफसी एंड टीवीसी। ठीक है, तो अब इसका रिलेशन एक बार देख लेते हैं। तो जी आगे आपका नेक्स्ट जो टॉपिक वो है आपका एवरेज कॉस्ट। व्हाट इज़ द एवरेज कॉस्ट, ठीक है, इसके बारे में थोड़ा हम देखेंगे कि एवरेज कॉस्ट क्या है। तो एवरेज कॉस्ट के रिगार्डिंग मैं सिंपल सा कहूँगा भाई कि एवरेज कॉस्ट जो होता है वो यहाँ पे लिखा भी है कि इट इज़ द
पर यूनिट कॉस्ट एक्सप्लेन द रिलेशन बिटवीन द कॉस्ट एंड आउटपुट इन मोर रियलिस्टिक मैनर। कहने का मतलब जो है एवरेज कॉस्ट इज़ द रिलेशन बिटवीन कॉस्ट एंड आउटपुट। तो एक चीज़ तो ये कंफर्म हो गई कि अगर मुझे किसी का भी एवरेज निकालना हो तो मैं क्या करूँगा, उसके आउटपुट से उसे डिवाइड कर दूँगा। तो यहाँ मैं इसका फार्मूला भी मेंशन कर रखा है, एक बार आप देख लेंगे। तो देखिए ये रहा फार्मूला कि एवरेज फिक्स कॉस्ट इक्वल्स टू टोटल फिक्स कॉस्ट डिवाइड बाय क्वांटिटी। क्वांटिटी का मतलब है आउटपुट, तो हम कह सकते हैं कि TFC डिवाइडेड बाय आउटपुट, तो आपका AFC आ जाएगा। जैसे यहाँ लिखा है कि टोटल फिक्स कॉस्ट तो 12 है, 0 को 12 से डिवाइड करेंगे तो इन्फिनेटिव हो गया, 1 को 12 से डिवाइड किया तो 12 आ गया, 2 को 12 से किया तो 6 आ गया, 3 को 12 से किया तो 4 आ गया, एंड 4 को 12 से किया तो 3 आ गया, एंड 12 को 5 से डिवाइड किया तो 2.40 आ गया। तो कहने का मतलब TFC को जब आउटपुट से डिवाइड कर देते हैं तो आपका एवरेज फिक्स कॉस्ट आ जाता है। और आप एवरेज फिक्स कॉस्ट का डायग्राम देखेंगे तो ये ऊपर से नीचे की तरफ आ रहा है, क्योंकि देखिए पहले इन्फिनेटिव था, फिर 12 हुआ, 6 हुआ, 4 हुआ, 3 हुआ। कहने का मतलब ये डाउन ही हो रहा है, इसलिए इसका कर्व जो है वो नीचे की तरफ होता है। तो यहाँ लिखा भी है कि AFC कर्व इज एन रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है भाई, क्या भी है, एंड इट गेट्स नियरर टू द बोथ द एक्सिस बट द नेवर टच एनी वन ऑफ देम। ठीक है ना, यानी ये टच नहीं करता, ऑब्वियसली ये जो है नियर तो रहता है दोनों के, चाहे वो एक्स एक्सिस हो या वाई एक्सिस हो, बट ये टच नहीं कर सकता। तो एक MCQ का पॉइंट यहाँ पर भी बन सकता है, या असर्शन रीजनिंग का पॉइंट बन सकता है। तो आप इसको अच्छे से एक बार ज़रूर पढ़ेंगे, ठीक है। अब आ जाते हैं एवरेज वेरिएबल कॉस्ट में। तो एवरेज वेरिएबल कॉस्ट का एक सिंपल सा फंडा है जी कि AVC निकालना है, यानी एवरेज वेरिएबल कॉस्ट निकालना है, तो टोटल वेरिएबल कॉस्ट को आउटपुट से डिवाइड कर दो। जैसे हमने फिक्स कॉस्ट के बारे में पढ़ा, वैसे ही इसके बारे में भी है। तो यहाँ आउटपुट दिया हुआ है और ये आपका TVC दिया हुआ है। तो कहने का मतलब ये है कि आपका TVC यानी कि 0 है, 0 को 0 से डिवाइड करेंगे कुछ आंसर नहीं आएगा, इसलिए यहाँ डैश है। 6 को 1 से डिवाइड किया 6 हो गया, 10 को 2 से डिवाइड किया 5 आया, और फिर 15 को 3 से डिवाइड किया 5 आया, 24 को 4 से डिवाइड किया 6 आया, और ऐसे 35 को 5 से डिवाइड किया तो 7 आया। तो इस तरीके से जो आया है आपका, जो कि मैंने TVC को आउटपुट से डिवाइड करके लाया है, ठीक है ना। तो ये जो है आपका देख रहे हैं, ये U शेप का बन रहा है, और यहाँ पे लिखा भी है फ्रॉम द एबव डायग्राम शेड्यूल AVC इनिशियली विद इंक्रीज ऑफ आउटपुट आफ्टर द रीचिंग इट मैक्सिमम लेवल इट स्टार्टिंग रेजिंग। उसके बाद ये बढ़ने लग जाता है, और AVC कर्व इज़ अ U शेप कर्व एज अ इनिशियली फॉल, क्योंकि पहले स्टार्टिंग में ये गिरता है, ठीक है। उसके बाद देन रिमेन कांस्टेंट, उसके बाद देखिए कांस्टेंट हुआ, पहले 5 था, अगला भी 5 ही है, और उसके बाद देखिए ये बढ़ रहा है, तो देखिए फिर उसके बाद ये बढ़ने लगा, ठीक है। तो कहने का मतलब जो है, तो ये इसीलिए जो है U शेप का होता है, क्योंकि ये पहले फॉल होता है, फिर रिमेन कांस्टेंट होता है, फिर उसके बाद ये इंक्रीज़ होने लग जाता है। तो आज की क्लास में हम इतनी ही चीज़ों को डिस्कस करेंगे जो कि हमने पढ़ा है, और इसी को ही एक बार आप रिवाइज़ कर लेना, आपको काम हो जाएगा। बाकी नेक्स्ट वीडियो में जो है आपको और भी इससे अच्छी पॉइंट्स को अगर क्लियर करेंगे, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।